खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। किसी भी महज़ब मुआशरे में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो शख्स अमीर है, गरीब है, साहिब हैसियत है या कोई आम आदमी है। इसकी मिसाल बार बार पाकिस्तान में भी दी जाती है। जितने हमारे बड़े सियासी रहनुमा हैं वो ये बात करते हैं कि इंसाफ का यकसा हुसूल और इसकी फरहमी बिला तफरीक सबको होनी चाहिए। ऐसा कहना तो बहुत आसान भी है, आइडियल भी है, कानों को भी भला लगता है, लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अगर अमीर ने और एक गरीब ने एक ही जुर्म किया हो, सो गरीब के साथ जो पुलिस की दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो बर्ताव होता है वो एक अमीर शख्स के साथ, साहिब हैसियत के साथ, किसी मशहूर आदमी के साथ या सियासी तौर पर ताकतवर आदमी के साथ नहीं होता। ये एक अलमिया है। हमारे सियासतदान अगर पाकिस्तान को जदीद ममालिक के खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर उन्होंने सोचना है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब की पेशी थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जहाँ पे उनकी 20 तारीख तक उनकी ज़मानत में तौसी हो गई। एक इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पे कि उन्होंने एक खातून जज साहिबा को एक जलसा आम में धमकियाँ दी, जिसकी बुनियाद पर ये दहशतगर्दी की दफात लगी और उसके ये केस उनका चल रहा है। और इस पे आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा 3 दफ़ा JIT ने खान साहब को नोटिस भिजवाए हैं, लेकिन खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जिस पर इमरान खान साहब के वकील बाबर अमान साहब का कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि वो शामिल तफ्तीश हों, उन्होंने अपना एक जवाब जमा करा दिया है और यही काफ़ी है। अगर आप तफ्तीश कारों के साथ या तफ्तीशी टीम के साथ शामिल नहीं होंगे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि तो फिर अदालत से आप कैसे इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। दूसरी जानिब खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी चल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का मुतफ़िका फ़ैसला हुआ था और 2 हफ्ते की बात हुई थी कि 2 हफ्ते बाद उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये कई लीगल चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सरबरा को, जिसमें इलेक्शन कमीशन में भी उनके 2 मामले और बड़े सीरियस मामले जो हैं वो पेंडिंग हैं। वहाँ से भी देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। लेकिन किसी के खिलाफ भी कोई भी इल्ज़ाम हो, क्या ये बेहतर नहीं है कि आप एक मिसाल कायम करें अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए जो आपको फॉलो करते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे आज। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में रहे हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जदून साहब आपका। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जहांगीर जदून साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और एक बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है और उसका जवाब भी बहुत दफ़ा दिया जाता है बहुत लोगों कि जी कानून सबके लिए बराबर हो। तो आप एक बहुत अहम ये लीगल एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, फाइज हैं, तो ये होता क्यों नहीं है ऐसा? मतलब पाकिस्तान में क्यों नहीं होता, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। अब लफ्ज़ तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी कानून सब के लिए बराबर हो, लेकिन बराबर किस तरह हो और इसको कौन बराबर करेगा? क्वेश्चन तो ये है ना। जिस तरह अगर कोई ताकतवर शख्स के ख़िलाफ़ कोई FIR हो जाती है तो वो कहता है जी मेरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और जो ओरिजिनल उसके अंदर जो होता है ना, जो ऑफेंस होता है या वाकई कोई जुर्म होता है तो वो भी छुप जाता है। जिस तरह आप नैब की मिसाल ले लें, तो नैब के अंदर जो ओरिजिनल करप्शन होती है, कि ये भी होती है लोगों ने ना, ये तो नहीं कि आपको सारा पाकिस्तान बिल्कुल क्लीन है। तो जब आप किसी बेगुनाह बंदे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए कोई उस पर चार्जेस लगा देंगे तो वो जो उसके अंदर जो असली मुजरम होते हैं ना वो भी छुप जाते हैं और वो कहते हैं जी हमें इक्वल ट्रीटमेंट दें या ये इसके साथ ये नहीं हो रहा। तो ये कि कानून का बराबर जो है ना होना थोड़ा सा इस पाकिस्तान के अंदर जो है ना अभी तक तो हमने बहुत कम ही देखा है। या तो किसी बंदे को बहुत ज़्यादा कानून की उसमें इन्फोर्समेंट ले लिया जाता है, या कोई बंदा जो है वो कहता है मैं अपनी पॉलिटिकल लिवरेज को इस्तेमाल करके तो फिर मैं जो है इसका फ़ायदा ले सकता हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें तो है ना जो बड़ी ऑब्वियस होती हैं, नज़र आती हैं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में किसी वडेरे या बड़े ज़मींदार ने या किसी साहिब हैसियत आदमी ने कानून के साथ कुछ ऐसा किया, पैसे दे दिए, रिश्वत दे दी, अपना नाजायज़ इख्तियारात का फ़ायदा उठाया, लेकिन कुछ चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं कि पूरा पाकिस्तान मॉनिटर करता है। खान साहब का केस है या दीगर सियासी रहनुमाओं का केस है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि मतलब जो एक आम आदमी के साथ सलूक होता है वो इन लोगों के साथ नहीं होता, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत बात है। नहीं, एक आम आदमी और इनके साथ सलूक बराबर आप किस तरह करेंगे? आम आदमी को तो पुलिस वाले बताते भी नहीं, आके उठा के ले जाते हैं। ठीक है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनको होता भी नहीं पता, उठा के ले जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आम आदमी में FIR होती है एक ताकतवर आदमी के खिलाफ, उसको कोई अरेस्ट, उनको जेल के अंदर भी सहूलतें मिलती हैं। मतलब इसमें ये जो रियलिटी है इसको अफेक्ट जो है वो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। तो आप बाज़ औक़ात आइन के अंदर भी यही है, कानून भी है कि सब के लिए बराबर है।
एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। अब ये है कि इस अप्लाई किसने कर, हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल है और वीकनेस है इसके अंदर, और उसके अंदर स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा है, वकला भी हैं, अदालतें भी हैं, उसमें अंदर लोग भी हैं, पुलिस भी है, एक पूरा इंटायर सिस्टम है। तो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो लूप होल है ना, उनसे बाज का जो ताकतवर आदमी होते हैं वो फ़ायदा उठाता है और वो कानून को मतलब है बैलेंस को ठीक नहीं कर रखता। ठीक, बिल्कुल ठीक। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सवाल मेरा ये है कि जब आप लोग ये बात करते हैं कि रियासत मदीना बनना है पाकिस्तान ने, और बार बार हज़रत उमर का भी हवाला देते हैं, हज़रत फातिमा का भी हवाला देते हैं खान साहब, सो एक कानून है जिसके तहत उनको बुलाया गया कि आप आइए और अपना जवाब दीजिए, तफ्तीश में शामिल हों। सो खान साहब क्यों नहीं शामिल होना चाह रहे, वजह क्या है, ये ज़रा समझाइएगा। देखिए, है ही नहीं, ये चाय की प्याली पे तूफान है, गढ़ा हुआ झूठ है, एक बिल्कुल आप फैब्रिकेटेड केस है। आप हमें बाकायदा इस बात की लोगों को सजा देते हैं कि जो आपके सामने झुकते नहीं हैं। आज आप एक साबिक प्राइम मिनिस्टर पे दहशतगर्दी का पर्चा देते हैं, हम लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं। मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, मेरे ऊपर 6 पर्चे हो गए दहशतगर्दी। क्यों भाई, क्यों? शहादत अमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून। बहुत बहुत शुक्रिया शहादत अमान साहब। अभी जमशेद चीमा साहब बात कर रहे थे और मैंने उनसे सवाल कि एक आम आदमी के लिए कानून और एक बड़े आदमी के लिए कानून में फ़र्क है कोई, और आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इम्प्रेशन ये मिलता है कि शायद जो हमारे यहाँ पे बड़े लोग हैं, सियासी रहनुमा हैं, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा रियायत मिल जाती है और मतलब फिर आम लोग सोचते हैं कि ये अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर अपने ये ओहदे का या कुव्वत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये इम्प्रेशन कैसे ख़त्म होगा? आप वज़ीर कानून हैं, आप बेहतर बता सकते हैं हमें। देखिए, ये हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच है, आपकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर आप इस वक्त भी उठा के अपीलेट साइड पे देख लें, इस मुल्क का मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको सजाएं हो चुकी हैं। इस मुल्क के साबका जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ उनकी अपीलें जो है कोर्टों में, अदालतों में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो ये कह देना कि अदालतें तो देखें अपने कानून के हिसाब से काम करती हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इम्प्रेशन, हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कानून अपने तरीके से चलता है। वो अलग बात है कि हर एक बंदे का अपना, हर एक का केस एक जैसा नहीं होता। इसकी वजह से जो है ना, लोगों को ये लगता है कि देखें इसने मर्डर किया, ये एक्विटल हो गया, इसने मर्डर किया, इसको सजा हो गई। तो ये मेरे ख्याल में अदालतों को इस तरीके से ये कहना कि छोटे बड़े के लिए कानून अलग है, कानून हर पाकिस्तानी के लिए एक सा कानून है। ठीक, अब एक मिसाल भी दे सुन लीजिएगा, उस पर भी ज़रा इज़हार ख्याल कर दें कि अभी ये जो इमरान खान साहब ने एक जलसे में बात की जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इंसदाद दहशतगर्दी का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। अब अगर ये कोई आम शख्स, इमरान खान साहब ना ये बात करते, कोई आम शख्स एक बात करता, तो तब भी इसी तरीके से सारा मामले को चलना था। आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक जा रहा है मामला अदालत में भी? और मैं आपको गुजारिश ये करूंगा, तो ये तो सब जुडिस से इस पे मेरा बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको माजी करीब में बताऊं कि क्या आप ये समझते हैं यही वाला कानून की हम बात करते हैं, हम शख्सियात की बात नहीं करते हैं। ठीक, निहाल हाशमी एक कराची का एडवोकेट, उसके ऊपर दहशतगर्दी का अभी भी केस चल रहा है और उसको सजा हो चुकी है, आपको मालूम होगा। कोर्ट ने कंटेम्प्ट में उसको सजा दी। तानियाल अजीज साहब का केस जो है वो आपके सामने है। तो बड़े बड़े केसेस हैं, अगर आप 2 मिनट के लिए गूगल जाके कर लें जी, तो आपको कई केसेस नजर आ जाएंगे कि जो लोगों ने क्या कुछ किया और क्या वायलेशन की और अदालत ने क्या किया। तो इसके ऊपर मेरा कमेंट करना नहीं बनेगा। ये तो जो कुछ है सुबह शाम आपके लिए हम देखते हैं टीवी के ऊपर, पूरी जो है जो कार्रवाई होती है वो आपके सामने आ रही है, कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन सामने आ रही होती हैं, जो अलेज कंटेमनर हैं उनकी जो कंटेंशन, उनका जो रिप्लाई है वो आपके सामने है। तो ये फैसला अदालत में समझता हूँ कि कानून के मुताबिक जो है फैसला होना चाहिए और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शहादत अमान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून हमारे साथ मौजूद थे। अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब हमें ज्वाइन करने का। अभी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने बात की और कानून के यकसा नफाज के बारे में। जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि इम्प्रेशन की बात है और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। आपके ख्याल में जो सारी कार्रवाई इस वक्त चल रही है इसी तरीके से चलनी चाहिए, या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ज़्यादा ताउन करना चाहिए?
देखिए, असल सूरत ये है कि कोई शख्स भी जो है वो कानून से बालातर नहीं है, और हमारी पार्टी का तो डे वन से यही, और हमारी लीडरशिप का, जिस वजह से कि मैं समझता हूं कि हमने बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया है, बहुत सारी तकालीफ को बर्दाश्त किया है, और उसकी बुनियादी वजह और बुनियादी हमारा मुतालबा क्या था, वो मुतालबा हमारा कल भी यही था और आज भी यही है निज़ाम से, कि पाकिस्तान में कानून और आइन की जो बालादस्ती है उसको हर आदमी कबूल करे। जी लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब समझते हैं कि मेरा जो कद है, जो सर है, वो कानून और आइन से बड़ा है। वो कानून और आइन इसको समझते हैं कि अगर वोट चुराकर उनको इक़्तिदार की मसनद के ऊपर बिठा दिया जाए तो ये कानून होना चाहिए। वो कहते हैं कि जो मैं सोचूं, जो मैं जुबान से निकालूं, अदालतें उसके मुताबिक फैसले करें, तो वो फिर समझते हैं कि ये दुरुस्त है। वो ये समझते हैं कि जो मीडिया है हम तमाम, वो उनकी जुबान में गुफ्तगू करे तो वो ठीक है। अभी जो हालिया मुकदमात का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ज्यादा मशहूर केस तो ये तौहीन अदालत का है। ठीक। लेकिन तौहीन अदालत में आप देख लें कि चार पांच लोग हैं, जिसमें दानियाल अजीज का नाम आता है, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी का नाम आता है, जिसमें निहाल हाशमी का नाम आता है और तलाल चौधरी का नाम आता है। इन तमाम लोगों को तौहीन अदालत में सजाएं हुई 5-5 साल की, नहली और निहाल हाशमी साहब को तो जेल भी काटना पड़ी। तो बात करने का मकसद ये है कि, और इसके बरक्स इमरान नियाज़ी साहब का देख लें कि 3 दफा अदालतें ऑलरेडी उनको रिलीफ दे चुकी हैं। मतलब है कि जो कानून दूसरे लोगों को नाअहल करार देता है, वही कानून इमरान अहमद नियाज़ी साहब को रिलीफ देता है। तो ये तो, इस पर तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का इत्तेफाक है कि ये उनके साथ जिन लोगों को सजाएं हुई उनके साथ ज्यादती, और इमरान, लेकिन अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर एक केस चल रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ और फर्द जुर्म आयद करने का फैसला भी हो गया है। सो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे और अदालत आलिया पर हमें पूरा यकीन रखना चाहिए कि जो भी कुछ वो करेंगे इंसाफ के तराजू को देखते हुए करेंगे और जो भी फैसला होगा बाय द बुक होगा। मैं तो समझता हूँ कि अगर तो वही फैसला आया जो 4-5 लोग मैंने गिनवाए हैं उनके ऊपर भी ये इल्जाम था, तो फिर तो ये मेरिट पर ही फैसला आएगा। और हम तो भी अदालतों से, लेकिन अभी वजीर कानून शहादत अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो यही बात कर रहे थे कि हर केस की नौयत मुख्तलिफ है। सो ये तो जज साहब ने जो है वो बेहतरीन फैसला करना है और जो वकील होंगे। मैं सर आता हूँ आपके पास वापस। बलोच साहब, जदून साहब, अभी ये बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को ताउन कितना करना चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, एज अ पोलिटिकल लीडर या तहरीक इंसाफ के सरबराह या साबिक वज़ीर आज़म के, नहीं कि वो पाकिस्तानी शहरी पहले हैं। तो आपने देखा कि वो तफ्तीशी कह रहा है कि जी हमने 3 दफ़ा उन्हें बुलाया लेकिन वो आए नहीं। तो अगर कोई ऐसा कंडक्ट हो तो फिर तो इंप्रेशन वही जाएगा कि आप क्योंकि एक बड़ा नाम है, बहुत ताकतवर हैं, इसलिए आप शायद पेश नहीं हो रहे। इस पे देखो जनरली बात की जा सकती है जी, जनरली बात, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है, जी, जी। इसके मेरिट का नहीं पता। उन्होंने सेम केस किया हुआ, जो हमारे जो FIR है इसको क्वैश करें, हमारा ऑफेंस नहीं बनता। उस पे जो प्रोसिक्यूशन की प्ली है वो ये है कि पहले तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन करें। मुराद ये है ना कि अगर एक आम आदमी को पुलिस बुलाती है तो वो फ़ौरन आ जाता है, बंदा डर से आता है ना, वो कहता है अगर मैं ना आया तो मेरे घर आ जाएंगे और मुझे पकड़ अरेस्ट कर लेंगे, कि उनके आर्डर को उसी। अब इनको 3 दफ़ा कहा जी आप आ जाएँ और ये प्री रेस्ट बेल पे है, ठीक है, चाहे इन्वेस्टिगेशन जो भी करनी है उन्होंने, चाहे उनका केस हो सकता है वो बरी हो जाए। अब ये पुलिस वाला तो ना उनको सजा दे सकता है ना सजा दे, उसने तो एविडेंस कलेक्ट करनी है, उनका एक स्टेटमेंट लेनी है। तो वो उनको भी पता चला है, इससे मीडिया से भी उनको नोटिस हो गए हैं, तो वो नहीं कोऑपरेट कर रहे। तो इसकी पे अगर वो रिपोर्ट दे देंगे फिर कोर्ट की मर्ज़ी क्या फ़ैसला करती है। तो एज ए लीडर या एज ए जो तरीके इंसाफ है, तो ज़ाहिर है उनको वो अपने ख्याल में समझते हैं कि ये केस ही नहीं बनता या हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जिन्हें एक बंदे ने खुद डिसाइड तो नहीं करना। आप एक बयानिया तो बना सकते हैं जी कि मेरे खिलाफ, ये तो हर बंदा ये कहता है जी कि मेरे खिलाफ 302 का जो होता है मुल्ज़म, वो कहता है मैंने तो नहीं मर्डर किया, जी मेरे खिलाफ तो गलत केस है। अपने आप तो कन्फेशन कोई नहीं करता। लेट से आप पे एक
ऑफेंस लगा लिए गलत अर्ज से ही, ठीक है, उसका डिसीजन कोर्ट आज़ाद है ना, कितना रिलीफ आपको मिल रहा है। अदालतें बिल्कुल मतलब है ये नहीं कि बंदे को कहना चाहिए कि आज अदालतों ने मेरे हक में फैसला किया तो ये ठीक है, कल गलत कर दिया तो ये ख़राब है। अदालत तो देखो ना एडवर्सरी सिस्टम है, एक बंदे के खिलाफ फैसला करना है उन अदालतों ने, तो बंदे को थोड़ा सा तामल टॉलरेंस देनी चाहिए। और फिर आसान लफ्जों में हाँ, सर ये अगर उनको रिलीफ ट्रायल कोर्ट से नहीं मिलता, हाई कोर्ट में मौजूद है, उनके केस मौजूद है, आगे सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, बंदे को एकदम जो है ना जंप टू द कंक्लूजन नहीं होना चाहिए कि जी एक अगर सेशन जज ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया तो बस मेरा केस वाइंड अप हो गया, नहीं होता। जी आसान लफ्जों में एक बात बताएं कि अगर किसी एक शख्स के खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज हो जाता है या पुलिस ज्यादती के तहत करती है, तब भी उसने इसी प्रोसेस से गुजरना है, चाहे वो माने या ना माने। देखें ना प्रोसेस तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का प्रोसेस है उससे गुजरना ही पड़ेगा। ठीक। उसके अंदर शॉर्टकट भी हैं, उसके अंदर 249A भी है, उसके अंदर 265K भी है, ठीक है। उसके अंदर जिस तरह क्वेश्चन में चले गए, हो सकता है ना केस अच्छा हुआ तो क्वेश्चन हो जाएगा, जज सब समझते हैं, जो हाई कोर्ट समझती है केस नहीं बनता तो इनको एकदम रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब प्रोसेस तो गरीब के लिए अमीर के लिए प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप उसको बयानिया बनाते हैं, आप उसको किस तरह पोर्ट्रे करते हैं जी कि मेरे खिलाफ गलत केस है। अब गरीब आदमी कह सकता है जी मीडिया पे अच्छा, आके, इस केस क्योंकि आपने खुद सही कहा कि सब जुडिस मैटर में हाँ जी, इसकी उसको मेरिट्स पे discuss बात हम कर नहीं लें। करते, किसी भी शख्स पर अगर 780A लग जाए, दहशतगर्दी का कानून, और ये बड़ी नोटोरियस है इसके, उसको हाँ, मिसयूज भी नहीं, बहुत वाकई ज़्यादा हुई, इसमें है। तो और उस पे क्या जो तफ्तीशी अफसर है वो हक बजानिब है कि जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये दफ़ा लगी है, कि वो उसको तलब कर ले, या आप समझते हैं कि वो कोई शख्स कहता है जी मेरे वकील साहब पेश हो जाएंगे, मैं नहीं होता वो? नहीं, देखो ये गलत प्रेसिडेंट है ना, वही बात है ना, किसी गरीब आदमी को वकील को मुल्ज़म के पास बैठने की इजाज़त नहीं होती। बाहर के मुल्कों के अंदर है कि आप जब इंटरव्यू करेंगे मुल्ज़म को तो वकील साथ होगा, यहाँ पे आप वकील को थाने के अंदर इजाज़त नहीं है, मुल्ज़म का जो पास बैठेगा तो मुल्ज़म किस तरह इन्वेस्टिगेट होगा। यहाँ पे तो लॉ ही नहीं है कि जो मुल्ज़म है अपना वकील बिठा के तो पुलिस वाला उसको इंटरव्यू कर रहा हो, और ना इस तरह का कोई कानून है कि मुल्ज़म UK में बैठा हो, मुल्ज़म अमेरिका में हो, मुल्ज़म किसी जगह पर भी बैठा हो बनी गाला में, तो वो कहे जी मैं जो है ख़ुद तो नहीं जाना चाहता, तो आप मेरा जो है ये पढ़ के जाके आयु को बता दें, ये मेरी स्टेटमेंट है। कानून क्या कानून ये देखें ना, कानून का मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन वाले वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, जी। वो उनकी स्टेटमेंट इसलिए लेते हैं कि ये आपने स्टेटमेंट दी है किस कॉन्टेक्स्ट में दी है। ठीक। वो क्या हो सकता है वो कह दें कि मैं कोई धमकी तो नहीं दे रहा, जिस तरह उन्होंने कंटेम्प्ट में प्ली ली हो कि मैं नहीं धमकी दे रहा, वो साथ माफी नहीं मांग रहे, तो हो सकता है वो उनसे क्वेश्चन करेंगे ना। हम तो आईओ नहीं है ना, या आप आईओ है, आईओ एक स्पेसिफिक फील्ड होता है, उनको पता होता है कि क्या क्वेश्चन करने हैं, उनके कॉन्सिक्वेंस से वो पहले बंदे को बताते हैं कि हमने ये आप पे क्वेश्चन करने हैं, तो आप इनका जवाब दें। उनका जवाब देंगे, उनका जवाब तसल्ली बख्श हुआ, उनके केस को सपोर्ट करेगा ना। अगर वो कहते हैं जी ये आपने गलत केस बनाया है, वो जाके नहीं कि ये स्टेटमेंट मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में दी है, तो वो उनको आगे ट्रायल कोर्ट में फ़ायदा मिलेगा, अपीलेट कोर्ट में देखिए ना, अगर मेरा केस कमज़ोर है तो कमज़ोर केस का फ़ायदा किसको मिलेगा? मुल्ज़िम को मिलेगा ना। जी बिल्कुल। अगर केस मजबूत होगा तो प्रोसिक्यूशन को फायदा मिलेगा। और 20 तारीख तक तो वैसे ही गिरफ्तार नहीं हो सकते। 20 तारीख प्री अरेस्ट बेल का असूल ही है जी कि प्री अरेस्ट जब बेल आप एक देते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के साथ तावन करेगा। सही, बिल्कुल ठीक। हो सकता है ये जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें तो जाके जज को कहें जी मुझे तो जरूरत नहीं है, मेरी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म करें, मैं तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुका हूं। वेरी राइट। चीमा साहब, ये जदून साहब ने बड़े आसान लफ्जों में और एक बात में वो भी उन्होंने बताया था ना अपने जो तरीके अपने कि जी वकला के भी 780 लगा, साफियों पे भी 780 लगा, मुल्क का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, पुलिस ने चाहे गलत लगाया सही उसकी मैं इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहता, ठीक है। और इसी जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 23 है, वो जज के पास जो सेक्शन है जाके एप्लीकेशन दो जी कि 780 का ऑफेंस नहीं बनता, तो वो उससे ऑर्डिनरी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जज डिसाइड करेगा कि जज करेगा कि ये बनता है कि नहीं बनता। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, अब सवाल ये कि आप चाहे कहें कि ये सही बना या गलत बना है, लेकिन जदून साहब जो बात कर रहे थे कि एक प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है, और खान साहब तो वैसे ही 20 तारीख तक बेल पे हैं, तो तफ्तीशी बार बार कह रहे हैं, अदालत में भी आज बताया और जज साहब को उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि खान साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो अब सवाल ये है कि बेहतर नहीं है अगर आप कोऑपरेट करें, उनको बयान दें, हो सकता है कि तफ्तीशी लेवल पे ही केस जो है वो इस नौयत का सामने आ जाए कि ज़रूरत ही ना रहे बाकी आगे। देखें, हम ना एक सेट पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न देखते हैं कि एक ऑफ़र आती है, ऑफ़र के बाद आप नहीं मानते तो आप पे केस हो जाता है, बदतरीन केस हो जाता है, फिर उसके बाद शाम को सारे चैनल को आप एंकर्स को, मोस्टली एंकर को कहा जाता है कि ये फ़लाँ प्रोग्राम करें, और उसमें होता है विक्टिम द ब्लेम द विक्टिम। अच्छा, ब्लेम द विक्टिम जो है वो चलता है कि जनाब वो सफाई दे, बेचारे रोज़ उन्हें एक लिख के पर्चा दे दिया जाता है कि इस पे प्रोग्राम करो और ये सवाल करो, वो करते हैं, तो आप कह लें कि उनका बेड़ा गर्क हो जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, कि किसका मतलब। देखें, यहाँ पे वोट खरीदे गए और सिंध हाउस बना,
वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, वहाँ पे कैदियों की वैन आ गई, वहाँ पे रात को 12 बजे अदालत खुल गई। यार ये सारा कुछ नज़र आता है लोगों को। देखें, कुछ तबक़ात बड़े स्मार्ट नहीं हैं और बाकी अवाम बेवकूफ़ नहीं है। ये है 22 करोड़ 75 लाख लोगों का मुल्क। इसमें कम से कम 10-15% लोग ऐसे हैं जो आप कह रहे ताकतवरों से ज़्यादा ज़हीन हैं या सियाने हैं। वो कमज़ोर होंगे लेकिन ज़हीन ज़्यादा हैं वो। विज़डम उनकी ठीक है। आपने जो कुछ अभी अगले महीने करना है, हमें वो भी पता है क्या करना है आपने। 6 महीने बाद आपने क्या करना है वो भी पता है। किस सिचुएशन में कैसे आपने सिचुएशन क्रिएट करनी है, कैसे प्याली लानी है, कैसे उसमें चाय डालनी है, कैसे तूफ़ान लाना है, हमें ये भी पता होता है। सो बेसिकली क्रेडिबिलिटी का इश्यू बन गया। क्रेडिबिलिटी का इश्यू बन गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऊपर हुए दहशतगर्दी के 4 पर्चे। दहशतगर्दी के 4 पर्चे हुए तो ये टाइम टोटल था 2 घंटे। उसमें एक हुआ गुलबर्ग में, एक हुआ आप कह लें कि दाता साहब के सामने, एक हुआ मेरे सामने अदालत के सामने, एक हुआ शादरा में, एक हुआ कामोकी में। भाई 5 जगह पे मैंने एक ही वक्त में कैसे एक दहशतगर्दी वाला जुर्म कर लिया। सो इस पर्चे को, इन 5 दहशतगर्दी के पर मेरी वाइफ भी पे भी इतने पर्चे हुए दहशतगर्दी के, हमने भुगते। अच्छा अब आपने क्या किया? आपने कैसे 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 आपने 25 मई इसको को जान छुड़ाई इससे? 25 मई को हम घर से निकले थे इस्लामाबाद आने के लिए, तो हम पहुंच सके, हम जाके मीनारे पाकिस्तान के पास गिरफ्तार हो गए। ठीक है, ये हमारी टोटल प्रवास थी घर से लेके मीनारे नहीं पाकिस्तान सर, तक। सवाल ये तो बिल्कुल ठीक हमें है, वो हमें मालूम है। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि आपने इन पर्चों से कैसे फिर जान छुड़ाई? देखिए हमारी हुकूमत आई, खत्म हो गए। बेसिक बात तो टोटल तो बात यही है कि उन्होंने आके कहा जी सारा गलत है। ठीक है, अदालतों ने डीसी साहब ने लिख के दिया गलत है ही कुछ नहीं, तफ्तीश में सारा कुछ आ गया। बलोच साहब से मैं सवाल कर रहा था। बलोच साहब, ये गुफ्तगू सुनी, खासी जज्बाती चीमा साहब ने बातें की हैं, लेकिन वो यही कहते हैं ना कि जी इतनी तादाद में पर्चे बन गए हैं तो जवाब कैसे दिया जाए? जी देखिए, सूरत हाल ये है कि अभी मैंने चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी, हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं, लेकिन मैं भी जरा कुछ चीजों पर रोशनी डालना चाहता हूँ। असल मसला ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं ये 2018 का इलेक्शन चुरा के आए। कुछ बातों से तो मैं चीमा साहब की बातों से इत्तेफाक करता हूँ। वो ये बात है कि इन्होंने 2018 का इलेक्शन इन्होंने चुराया और उसके बाद इन्होंने ये किया कि ये डस्का के मकाम के ऊपर भी वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों इमरान अहमद न्याजी साहब और इनके उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बज़दार साहब पकड़े गए। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो इनको आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दे रखा था कि आपने उनकी फोन कॉल तक नहीं सुननी। फिर जिस तरह से ये इक्तदार में आए, जिस तरह से इन्होंने नून लीग की क़यादत के ऊपर झूठे मुकदमात बनवाए इमरान न्याजी ने, फिर जिस तरह से इन्होंने फाशिस्ट पार्टी होने का सबूत दिया और उनको जेलों में बंद किया, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, फिर जिस तरह से हमारी पार्टी के लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील करवा के जनूबी पंजाब में झूठा नारा लगा के कि आपका सूबा अलग बनेगा जनूबी पंजाब, वो जनाब उधर उनको पार्टी तब्दील करवा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाई। इन तमाम चीजों का आपको पता है कि जावेद हाशमी साहब जब पीटीआई ज्वाइन की थी और जब इमरान न्याजी साहब से इख्तलाफ करके आए थे तो उन्होंने इनकी तमाम बातें बताई थी जो कि ढकी छुपी नहीं पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। बात वही है कि ये एक फाशिस्ट पार्टी है, ये पाकिस्तान की असल बात ये नहीं है। ये टॉक शोज में इनके लोग जाते हैं, अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं, जो होस्ट होते हैं उनको अपने झूठ सुना के। फिर उसके बाद ये है कि ये दूसरे लोगों को तो चाहते हैं कि उनको दीवारों में चुनवा दिया जाए और ये बिल्कुल हिटलरिज्म के हामी हैं और ये ना पाकिस्तान के कवानीन को मानने के लिए तैयार है, ना ये पाकिस्तान की अदालतों को मानने के लिए तैयार है। नहीं, एक बात तो मैं साथ करता चलूं अपना बलोच साहब के आज जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने यही बात की कि वो अदालत का जो भी फैसला होगा, और हाई कोर्ट के बारे में भी वो कह चुके हैं, जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी वो उन्हें कबूल होगा। देखें, फैसले आने से पहले यही बातें करते हैं, बाद में फिर ये अपनी बात पर कायम नहीं रहते। इमरान अहमद न्याजी साहब तो इन्हें अदालत में क्या करने हैं, उस खातून जज को धमकी लगाई थी इसलिए आए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हर इदारे के बारे में अपने वो शहबाज गिल के जरिए, हत्ता के फवाद चौधरी के जरिए रोज जो है वो अदलिया को भी धमकियां लगवाते हैं कि मैं हम बांध के खड़े हैं तो आवाम हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। वो हुकूमत को थोड़ी धमकी लगाते हैं, वो अदलिया को लगाते हैं कि भाई अगर आपने फैसला कचड़ियां लगाते हैं जिस तरह से गली बता। नहीं, लेकिन देखें ना, अदलिया के खिलाफ बातें होती हैं और आज
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्होंने कहा जी कि जब ये दोस्त मजारी वाला मामला आया तो सियासी जमातों ने जो रद्द-ए-अमल दिया उस पर हमने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, तो अदालतें या जज साहिबान को खबर होती है कि क्या बात हो रही है, लेकिन वो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट या जितना तहम्मुल वो करते हैं ये शायद वही जानते हों। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। ये वो तहम्मुल की बात थी कि इमरान अहमद न्याजी साहब को अदालतों के जरिए 3 दफा NRO मिला जब इन्होंने तौहीन अदालत की। अब ये आती हो गई, ये समझते हैं कि मैं चाहे शहबाज गिल के जरिए मतलब है कि अपनी फौज के अंदर, देखो ना फौज को बगावत के ऊपर उकसा रहे हैं। क्या लफ्ज है, क्या मतलब था उनका मतलब ये था कि आप अपने चीफ की कमांड को और उनके फैसलों को तस्लीम ना करें और मतलब उनके खिलाफ बगावत करें। इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू की चलें वो अपना बलोच साहब, वो टॉपिक ऐसा है, जो इमरान अहमद न्याजी साहब ने बात की है, जी जी, जो उन्होंने अदलिया के बारे में बातें की हैं, जो फौज के बारे में बातें की, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इनकी जितनी सीनियर लीडरशिप है उनसे आप पूछें कि क्या वो इन जो डायलॉग इमरान अहमद न्याजी साहब ने बोले वो इन डायलॉग्स के फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पार्टी इनकी चलें बात हो गई। असल में ये टॉपिक थोड़ी दूसरी तरफ चला जाएगा, हमारा ये मकसद नहीं था, लेकिन ये कि आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई। जदून साहब ये बताएं कि एक पॉइंट है वैसे कि अब बाबर अवान साहब हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का एक हिस्सा भी हैं, यानी कि सियासतदान भी हैं और बड़े अरसे से सियासतदान हैं, आज से नहीं हैं। फवाद चौधरी साहब वकील भी हैं, एक बड़े सियासतदान भी हैं, बहुत बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ है। अब वकील जो कानून की बात एक करता है, लेकिन इसके साथ सियासी बात भी होती है। मिसाल के तौर पे बाबर अवान साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा, बल्कि कॉलम लिखा कि एक फ़ैसला अदालत में और एक फ़ैसला अदालत के बाहर होगा। मैं किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा, एक सीनियर वकील की बात कर रहा हूँ। आपके ख्याल में ऐसे बयानात ऐसे वकला को जो सियासतदान भी हों देने चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए जो बंदा जिस लेवल का हो उसको उस लेवल को मद्देनज़र रख के बयान देना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक पोलिटिकल लीडर है तो वो उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको ऐसा कोई इंसाइटमेंट वाला बयान नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे लगे कि ये एक कानून को नहीं मानता या अदालत के किसी हुक्म को ये नहीं मानना चाहता या कंटेम्प्ट करना चाहता है। इस तरह एक वकील है तो वो ठीक है, हर वकील का फंडामेंटल राइट है, जो है वो जो सी पार्टी उसका दिल करता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, जिस पार्टी में मर्जी है वो सियासत करे और वकालत भी करे। लेकिन आप जब आप वकील होते हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब उस पैराए में बात करनी चाहिए। अब मैं यहाँ के बैठ के या कोई वकील कह जी अदालत का हुक्म नहीं मानते, ये अवाम फैसला करेगी। अवाम फैसला जो करती है, अवाम का अदालतों पे ट्रस्ट होता है। अदालतें जो फैसला करती हैं ना तो वो अवाम के ट्रस्ट के लिए करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है। अवाम में पोलिटिकल पार्टी के अंदर अवाम फैसला करेगी ना, हमने लीडर किसको इलेक्ट करना है, पोलिटिकल पार्टी के अंदर इलेक्शन हो गए तो उन्होंने अपने इलेक्टेड जो है लोग किसको करना है। अवाम अदालतों के फैसले नहीं करती, अदालतें अपने फैसले अदालतें खुद करती हैं, अवाम का फैसला नहीं। ये तो एक किस्म का आप समझे कि वो उसको प्रेशराइज करने वाली बात है कि जी एक फैसला अदालत के अंदर होगा, एक बार होगा। बार के फैसले जो है ना, 12 जजेस और कोर्ट कह चुकी हैं कि हम बार के फैसलों को ख़ातर में नहीं लाते, ना हम उनसे असरअंदाज होते हैं। आप प्रेशर डेवलप करें क्या होगा, ठीक है। अब उस दिन सारे लोग गए, इमरान खान अकेले अंदर गए और जज साहिबान, मतलब इस केस नहीं, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, आपका इंटरेक्शन होता है, जज साहिबान जब भी कोई फैसला लिखते हैं उनको ये कंसर्न नहीं होता ना कि उनके इस फैसले से सियासी माहौल क्या बन जाएगा। उन्होंने तो आर्गूमेंट को देखते हुए और बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना। ये देखें, अब जो फैसले अभी 2-3 महीने में देखे ना जी, ये मतलब एक गवर्नमेंट के फेवर में आए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आए। बिल्कुल उन्होंने ये नहीं देखना होता कि ये अवाम क्या कहती है। उस दिन बल्कि कोर्ट के अंदर कहा जज साहब ने नहीं कि हमें कोई गरज नहीं है कि बाहर 1 लाख बंदा आया हुआ है, हमने आगे जो केस है वो देख के फैसला करना है। अब ये बात मैंने पहले आपको बताई कि जिस बंदे के खिलाफ फैसला आता है, इवन नीचे भी कोर्ट में आम जो बंदा होता है उसका भी कोई फैसला आ जाता है तो वो ज़रूरी या तो वकील पे कहता है जी वकील ने मेरा केस ख़राब कर दिया है, या ये तो जज पे अटैक करता है कि जी ये अदालत इस तरह है। अपने मतलब इन साइड कोई पब्लिक नहीं होता, ठीक, लेकिन वो निजी महफिल में यही कहता है जी कि हमारे वकील ने केस ख़राब कर दिए या जज साहब इस तरह था, जज साहब। तो इस तो होता है कि ये नेचुरल है कि एक बंदे के जो हक में फैसला आता है वो खुश होता है, जिसके अगेंस्ट आता है तो वो पहले 2-4 दिन तो वो तो उसको बताए ना स्टाइल हो जाता है जी कि मेरा ये हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो ये चाहिए कि उसको थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ के लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एक सवाल और है, आपके प्रोग्राम का मकसद भी अवेयरनेस होना चाहिए। हम किसी सब्जेक्ट मैटर पे भी लोगों को अवेयर करें कि आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, केस आपके खिलाफ आता है, आपके फोरम में आप अपील करें, रिव्यू करें, रिवीजन करें, और हो सकता है। लेकिन इसमें भी सर ये और एक बात मैं आपको सॉरी, हर बंदे को अपने केस का पता होता है कि जी मेरा केस क्या है।
बेसिकली। अब मेरा एक केस है ना और आपका एक केस है, आपको पता होगा कि मेरा केस कमज़ोर है या ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब इल्म होता है आपको कि मैंने क्या किया है, ठीक है। कोई अगर मुजरम है तो उसको अपने जुर्म का लाजमी पता होता है। कोई बंदा अगर एक आवाज़ निकालता है उसको पता होता है मेरी आवाज़ का मकसद क्या है, ठीक है। उसकी इंटेंशन उसके अंदर दिमाग के अंदर होता है कि इसका क्या असर होगा, मैं ये क्या कहना चाहता हूँ। अब बाद में एक चीज़ बना लेना, नहीं मैंने ये कि नहीं कहा है, मैंने वो नहीं कहा है, वो ज़ाहिर है फिर वो डिफेंस तो लेता है इस तरह के। ठीक। और एक सवाल और ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि बजाय इस केस का हवाला आप ना दें, लेकिन आम तौर पे जब आपके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, किसी स्टेज पे फर्द जुर्म लग गई है या नहीं लगी, या इवन कि आपके पास 780 है और वजह यह है कि आपने कुछ अल्फाज कहे और एक पब्लिक रैली के अंदर वो अल्फाज कहे, तो आपके पास ये मौका होता है कि आप कभी भी अपने आप को सरेंडर कर दें एट द मर्सी ऑफ कोर्ट। आप कहें कि जी मैं अनकंडीशनल अपोलोजाइज करता हूँ और मुझे जो है इंसाफ दिया जाए या रहम किया जाए मेरे साथ। मतलब आमतौर पे जो कानूनी लैंग्वेज होती है तो अदालत कंसिडर करती है। बेसिक जो इसका जो स्टूडेंट जो प्रिंसिपल है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है जी। ये बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर है। ओके। मतलब कोर्ट अपॉलॉजी कहते हैं एट द फर्स्ट स्टेज, मतलब आपको करनी चाहिए, लेकिन एट द लेटर स्टेज पे और कोर्ट समझे कि बंदा अपने दिल से मतलब एक फील करता है, डिपेंड कर रहा है, वो अगर अपने आप को मर्सी ऑफ कोर्ट पे छोड़ता है और कहता है जी मेरी अनकंडीशनल अपॉलॉजी। आज मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि वो राना शमीम वाले केस में आज एफिडेविट सबमिट करा, उन्होंने कहा जी मैं अनकंडीशनल, उस पर चार्ज फ्रेम हो चुका है, वो लिस्ट ऑफ विटनेस भी आ चुकी हैं, तो अब कोर्ट ने कहा जी हम आपके जो अब बयान अल्फी दाखिल कराएं उसके बाद देखते हैं। और एक और केस जो है इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिरदौस आशिकवान गुलाम सरवर खान, इन पे कंटेम्प्ट प्रूव हो गई थी। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने शॉर्ट ऑफ सेंटेंस, उन्होंने कहा जी हम आपको वार्न कर रहे हैं, सेंटेंस नहीं दे रहे। अच्छा। सेंटेंस हो जाती तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होते। और नॉर्मली कोर्ट के अंदर ये कोर्ट के पास ये भी डिस्क्रिप्शन, ये भी इख्तियार है कि वो सजा दे या नहीं, क्योंकि वो उनकी तो है ना, वो कहते हैं इसका फैसला हम नहीं करना। और आमतौर पे क्या देखा गया कि अदालतें मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं कंटेम्प्ट वाले मामलों में। अदालतें देखो ना, फिर कहते हैं कानून बराबर होना चाहिए। अब ये 4 केस आपके सामने है ना, ये बहुत स्ट्राइकिंग है, ये हर एक बंदे के जहन में है, ठीक है। यूसुफ रज़ा गिलानी चलो उन्होंने कहा जी कि मैं ये नहीं लिखता हूँ लेटर, उनका तो अलग है, लेकिन दूसरी जो कंटेम्प्ट थी अपनी नियाल हाशमी पे, दनियाल अजीज़ पे और तलाल चौधरी पे, ये तो प्राइमा फेशी देखें उन्होंने अनअपॉलॉजी कंडीशन वो कर दी, माफ़ी भी मांग दी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, तो वो उसमें लगता है कि पर्सनलाइज ग्रज था, ठीक कि जी एक जी वो बड़े बैड प्रेसिडेंट है कि आपने एक तरफ तो मतलब एक बंदे को फ़ौरन कर दिया, चाहे उसने मैटर तक बिटवीन द कोर्ट एंड कंटेम्नर था ना। अच्छा, एक बैड प्रेसिडेंट हो तो उसको फॉलो होना चाहिए या नहीं? नहीं, मतलब ये समझते हैं ना, अगर ये तरीके इंसाफ वाले आके किसी चैनल पे कहना उन्होंने ये वाला कंटेम्प्ट गलत थी, उन्होंने कभी कंडेम किया? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कंडेम किया होगा। अपनी तरफ से देखें ना बंदा कि जी मैं हालांकि कोर्ट ने उस दिन कहा है, इनके केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोर्ट ने कहा है, इन्होंने कहा ये आपने रेड लाइन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाली क्रॉस की, अगर आप हमारी कंटेम्प्ट करते, उस दिन चौधरी फवाद की सीरियस कंटेम्प्ट थी, लेकिन इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी। एक पब्लिक इंटरेस्ट में एक बंदा गया कोई सलीमुल्लाह खान, तो उसने इतने पलंदे साथ लगाए कि जी उसने कहा जी आप जज फैसला करके देखें बाहर किस तरह निकलेंगे, ये करें वो करें, उसने बड़े सीरियस कंटेम्प्ट किए, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने रिस्टेन किया। कोर्ट ने कहा जी हम इसकी वो खारिज कर दी, उनको लगा जी बस ठीक है, हम अपनी सेफ्टी और अपनी गाइडेंस नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी जो जजमेंट है चलें वो लोगों का ट्रस्ट। मैं चीमा साहब आप ही के पास आ रहा हूँ, एक सवाल जरा जरूर पूछ। जी सवाल सुन लीजिएगा चीमा साहब कि अदालत में या कानूनी मामला तो अपनी जगह पे हैं, साथ साथ सियासी मामला भी चल रहे हैं। आपके खान साहब पब्लिक रैली से खिताब कर रहे हैं और मोबिलाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने रखा हुआ है लोगों को मोबिलाइज़ करके, लेकिन इसके साथ जो है वो पाकिस्तान के एक और हालात भी हैं। मैं सैलाब की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने 2 टेलीथॉन किए हैं, खासे पैसे जमा किए हैं, इमरान खान साहब ने बहुत से इलाकों का दौरा भी किया है, लेकिन आपके ख्याल में एक मरबूत प्लान नहीं होना चाहिए था इस वक्त? सियासी एक्टिविटीज़ छोड़ के सारी एनर्जीज और फोकस सैलाब के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी? सब सियासी जमातों के लिए, आपके लिए नहीं, वैसे एक सवाल है। बड़ी ही अजीब सी हमारी है कि हम जिसे कहते हैं ब्लेम द विक्टिम वाली एक आदत है, दूसरा ये कि हम कहते हैं कि मिट्टी पाओ। ये जो सिंध में सैलाब आया है, सिंध में सैलाब क्लासिक एग्जांपल है बैड गवर्नेंस की और करप्शन की। बलूचिस्तान में जो सैलाब है ये भी क्लासिक एग्जांपल है करप्शन की। 65 डैम बने थे, 65 डैमों में से 40 टूट गए, 40 बह गए। जब बह गए तो उन्हीं डैमों ने वहाँ पे आप कह लें कि सैलाब लेके आए। सिंध में 4 इनके 3 बड़े आप कह लें कि 4 बड़ी थी यू कैन से ड्रेन्स, उनमें से 3 पे कब्जे हो गए, लिहाजा ड्रेन्स बंद कर दी गई। वहाँ पे दरियाए सिंध ने कोई नुकसान नहीं किया, बारिश का पानी नहीं निकल रहा और आज से 1.5 महीने बाद भी नहीं निकलेगा।
वहाँ पे 31 मिलियन लोग जो हैं वो सड़कों पे बैठे हुए हैं या घरों से बाहर हैं, और जो आज भी वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो राशन में पैसे बनाने की कोशिश कर रही है, बाहर की दुनिया के सामने हाथ फैला के खड़ी है, पैसे ले घर जाएंगे। इसकी बात होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि उसकी हम बात ना करें? ये अच्छा, सैलाब जो है अब मैं एक पंजाब में सवाल कर लूं चीमा साहब। सर, ना टोके प्लीज, मुझे कंप्लीट कर लेना प्लीज। अच्छा, नहीं, ये बड़ा अहम तो ना सवाल है। हम पंजाब आप ही मुकम्मल कीजिएगा, बहुत अहम सवाल है। सवाल सुन लीजिएगा, सवाल सुन लीजिएगा। एक आपने भी बात की कि सिंध हुकूमत जो है वो पैसे खाने के चक्कर में है। यकीनन आपके पास कोई सबूत भी होंगे इसके, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस वक्त बैरूनी इमदाद आ रही है हमारे जो फ्लड हिट पीपल हैं उनके लिए, सैलाब ज़दगान के लिए। जब हम ये बात करेंगे और टीवी चैनल पे बगैर किसी सपोर्ट्स एविडेंस के उससे बात करेंगे, सो जो बाहर से लोग पैसे भेज रहे हैं वो 10 दफ़ा सोचेंगे। सो आपके ख्याल में मुनासिब नहीं है कि ये बात इस तरीके से ऐसे फोरम पे ना की जाए? चीमा साहब, आप हर बात को उल्टा कर रहे हैं। किसी मुआशरे में करप्शन हो और जिक्र ना करें, आपके लोगों को पता ना चल जाए। भाई पता चलना चाहिए, विद एविडेंस ठीक होगी। करें, विद एविडेंस। ब्रेक लगाएं प्लीज, ब्रेक लगाएं, बात करने दे प्लीज। ऐसे कि बार बार जी प्लीज, ऐसे लग रहा है जैसे लड़ रही हैं, बात करने दे प्लीज। मैं कह रहा हूं कि ये बात आप उल्टी कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं मिट्टी पाव वाले बात, यही तो बात कर रहा था कि जहां आपका दिल करता है मिट्टी पाव और जहां दिल करता है आप कहते हैं थोड़ा सा रवैया जो है एक एंगल गलत था, इसको सजा मौत दे दो। ये देखें यहाँ सिंध में करप्शन का क्लासिक केस है, तो उसको आपने हाईलाइट करना है। मुझे तो इतराज है आप पे कि आप उसको हाईलाइट नहीं कर रहे। मुझे तो मीडिया पे इतराज है, मुझे तो मीडिया अच्छा नहीं लगता कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। इतनी बड़ी कब्जा ग्रुपों में पहले कराची डूबा, पहले 3 करोड़ का शहर कराची डूब गया, उसके बाद सिंध डूब गया तो सिर्फ और सिर्फ एक इशू, ड्रेन नहीं थी। $150 मिलियन से ज्यादा पैसे नहीं लगते थे, 12 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया। $150 मिलियन और 12 अरब डॉलर, ये दो देखें। ये आप कह लें कि इसकी वजह से, इस नालायकी और करप्शन की वजह से नुकसान हुआ, इस पे बात होनी चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए? अच्छा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा चीमा साहब, अब मैंने आपकी बात सुनी है, लेकिन अब मेरी बात जरूर सुनिएगा। आपने बात की, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप बात ना करें, मैंने बिल्कुल नहीं कहा इस पे मट्टी डालें। मैं ये कह रहा हूं कि आप बात करें, विद एविडेंस करें, अगर आपके पास सबूत है, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मामला है। सर, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब पे भी तहरीक इंसाफ के इल्ज़ाम आए थे और फिर एक बरतानवी अखबार में खबर भी आ गई, वो केस भी वो जीत गए, और वो ये था कि चैरिटी मनी जो आ रही है वो उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो यूके की वो चैरिटी थी उसने बाद में उस तरीके से कोऑपरेट नहीं किया पाकिस्तान के साथ। मैं सिर्फ ये बात सर कर रहा था कि अगर सबूत आप सामने रखें, बिल्कुल रखें। अच्छा, ये है कि हम चलते हैं, अभी आप फोन करें या चले जाएं, पूछ लें किसी से भी, आपके वहां नुमाइंदे भी होंगे, कि क्या सिंध में एक ड्रेन जो है कश्मीर से निकलती थी या नहीं निकलती थी, दूसरी उस्ता मोहम्मद से निकलती थी या नहीं निकलती थी। ये ड्रेन आगे राइट बैंक इसे कहते हैं, राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन, ये जाके गिरती थी मंचर झील में। मंचर झील से फिर आगे समुद्र में जाता था पानी। ये दोनों जो आप कह रहे हैं कश्मीर से निकलती थी, वो भी उसका वजूद ही नहीं है, गायब हो गई। जो निकलती थी उस्ता मोहम्मद से, उसका भी वजूद नहीं है। और जो रास्ते आउटफॉल, राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन थी, वो खत्म हो गई। दूसरी ड्रेन निकलती थी आपकी गोटकी से, उबाड़ो से निकलती थी। ये आप कह रहे हैं आगे सहरा में जाके जाती थी शकूर झील में। शकूर झील 2/3 इंडिया में है, 1/3 पाकिस्तान में है। ये आप कह रहे सहरा में जाके, चोलिस्तान में जाके पानी फेंकती थी, लिहाजा वो भी ड्रेन बंद हो गई। तीसरी ड्रेन है आपकी लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन है 1987 में वर्ल्ड बैंक ने आपको कर्जा दिया, उससे आपने 1997 में कंप्लीट की। उसकी कैपेसिटी थोड़ी थी, वो पानी लेके जाती है आप कह लें हैरपुर से पानी लेके जाती है। अगर आप कह लें कि 250 mm बारिश हो 5 दिन में, तो 15 दिन में पानी निकालती है। बेसिकली इसका जितना बड़ा पानी की मिकदार है उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी 3 गुना होनी चाहिए, थोड़ी है। सो ये जिसे कहते हैं मसरूका, माले मसरूका या लाश वहां पड़ी है, मौजूद है। ये जाके देख लें कि क्या वो ड्रेन चल रही है कि नहीं, ये मेरा सबूत है। ठीक, बिल्कुल सही। आज मौजूद है कि नहीं मौजूद, जमीनों पे कब्जा हुआ है कि नहीं। ये राब्ता करने की कोशिश करते हैं सिंध गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से, उससे आपके सवाल जरूर हम रखते हैं। जी बलोच साहब, अब सवाल ये है कि एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है, प्राइवेटली भी लोग काम कर रहे हैं, हुकूमतें भी कर रही हैं, इस पर तनकीद भी यकीनन हो रही है, जैसे भी आपने चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी। अब पॉइंट इसके, अब सियासत भी साथ साथ चल रही है और तहरीक इंसाफ की जानिब से गोलाबारी भी हो रही है। इसमें आप लोगों की क्या हिकमत अमली है कि एक बयानिया जो बड़ा ज़ोर शोर से वो लेके चल रहे हैं, इसको भी आपने काउंटर करना है, साथ में जो सैलाब ज़दगान है उनको भी देखना है, कैसे कर पाएंगे? बलोच साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल। देखें, सूरत हाल ये है
कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था, मतलब ये है कि वो जिस तरह से एक वो फिक्र है ना कि चोर भी कहे चोर चोर। पहली बात तो ये है कि कोरोना आया इनकी गवर्नमेंट में और वो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, इन्होंने उस कोरोना को नहीं बख्शा, उधर दिहाड़ी लगा ली बहुत बड़ी। जिस 2018 में जब इनको सही हालत में मुल्क सौंपा गया तो उस मुल्क का करप्शन करके उसकी मईशत तबाह कर दी। उसके कई स्कैंडल्स हैं, जिसमें चीनी और आटे का स्कैंडल है, जिसमें रिंग रोड का स्कैंडल है, जिसमें वो बदनामे जमाना जो है अद्वियात का स्कैंडल है, आपके सामने है कि इन्होंने अद्वियात पर कमीशन लेके उसकी कीमतें बढ़ा दी थी, वो वाला जिसमें इनके रावलपिंडी से जो एमएनए है उनका नाम आता है। फिर उसके बाद कोरोना का जो फंड था उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो इन्हीं की गवर्नमेंट के अंदर थे, उन्होंने ये लेटर लिखे कि भाई आप तो कोरोना का फंड सारा खा गए हैं और हड़प कर गए। उसके ऊपर उन्होंने तहफात का इज़हार, ये दूसरी हुकूमतों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो पैसे खाते हैं। असल में ये लोग मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। आपने देखा कि जिस तरह से शौकत तरीन साहब ने जो गुफ्तगू की, जो ऑडियो लीक हुई कि इन्होंने वो रोक रहे थे कि आप मतलब है कि वो IMF को कहना चाह रहे थे कि आप फंड ना दे, मतलब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए और पहले लूट के हम खा गए हैं, बाकी IMF भी ना दे। फिर मुझे ये बताएं कि इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीकों का किसने ऐलान किया, बिजली और गैस के बिल किसने जलाए थे, मतलब है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने। और अब जबकि लोग मतलब है कि पूरा सिंध डूब चुका है, पूरा बलूचिस्तान डूब चुका है, ये लोगों को, ये बाहर के मुल्कों को कहना चाह रहे हैं कि आप सलाद के लिए इमदाद ना दें। इससे बड़ी मतलब है आप ये सोचें कि बेहयाई क्या है, इससे बड़ा मतलब है कि मुल्क के साथ और अवाम के साथ दुश्मनी और नफरत का इजहार क्या है कि मतलब है कि सिर्फ मरकज की हुकूमत से जो ये घुस बैठिए थे, जो वोट चुरा कर आए थे, सिर्फ उधर से इनको अभी किक आउट किया, वो भी एक गैर आनी हुकूमत को आईनी तरीके के साथ किया है। इनकी चीखें सुने, इनका किरदार देखें कि पाकिस्तान की अवाम की दुश्मनी के ऊपर उतर आए हैं ये लोग, ये इनका असल चेहरा है। अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब है कि इसमें आपको भी जरूरत नहीं कि आप गुफ्तगू आगे से करें या कोई सवाल कर सके, तो ये जो तरीका है, ये लबो लहजा है। अच्छा चलें, एक आखिरी सवाल बलोच साहब, हम तो बहुत कमज़ोर से लोग हैं, यकीनन सवाल करते हुए भी 2 दफ़ा सोचेंगे, लेकिन आप तो हुकूमत हैं, आप तो हुक्मरान जमात हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसी बात होती है जो आप समझते हैं कानून के या आइन के ख़िलाफ़ है या रियासत पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके ख़िलाफ़ है, तो आप लोग तो कार्रवाई कर सकते हैं। आपका काम तनकीद करना नहीं है, आपका काम कार्रवाई करना है। जी जी बिल्कुल, आपने देखा है कार्रवाई बिल्कुल करना है। आप देखें तोशा खाना का जो केस है वो किसने एक्सपोज किया। हम इनकी तरह से झूठे मुकदमात उस तरह से नहीं ना बनाना चाहते कि मीडिया ट्रायल किया जाए। अरबों रुपए के शुरू वो शहजाद अकबर साहब लहराते थे रोज टीवी पर बैठ करके, इतने अरब का, जब आगे रेफरेंस जाता था तो वो लाखों रुपए में जाता था। मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, आगे ना कोई इनके पास सबूत होते थे। हम तो जो चीजें, हम तो अगर खान साहब इतने सच्चे हैं तो मुझे ये बताएं कि फराह गोगी को क्यों मुल्क से फरार करवाया। अगर करप्ट तो ये हमें कहते हैं ना कि ये नून वाले करप्ट हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले करप्ट हैं। अच्छा वो तो एक खैर इंडिविजुअल्स हैं, वो उस पर बात की जा सकती है, सेपरेट एक केस है बिल्कुल पूरे तरीके से। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, वक्त दिया। अली गौहर बलोच साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के सरबरा, आज वो पेश हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। 20 तारीख तक उनकी ज़मानत में तोसी हुई है, और लेकिन तफ्तीशी जो अफसरान हैं उनका अभी तक ये शिकवा है, बल्कि अदालत को भी उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। उनके वकील ने अगरचे ये कहा कि वो एक तहरीरी बयान के ज़रिए शामिल हो चुके हैं, तहरीरी बयान आ चुका है, लेकिन जैसे अभी गुफ्तगू की जा रही थी कि अगर एक आम आदमी सामने पेश होकर तफ्तीश का हिस्सा बन सकता है तो एक बड़ा आदमी क्यों नहीं बन सकता। अगर पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी है तो ज़रूर इमरान खान साहब को पेश होना चाहिए और अदालतों पर यकीन रखना चाहिए कि वहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा, जैसे माजी में भी मिलता रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।